पीसीओडी और पीसीओएस ये आगे चल के कितनी ज़्यादा और सवेयर हो सकती है? कि आपकी ओवरीज एक नेचुरल साइकिल में चल नहीं रही हैं, दे आर गोइंग अबनॉर्मल, देयर फंक्शन इज डिस्टर्ब्ड, ओवुलेशन ही नहीं हो रही है। फर्टिलिटी के रीजंस पे जाएं, कॉजेज़ पे जाएं और उनका इंसिडेंस पे जाएं तो मेल इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू फीमेल इनफर्टिलिटी। और कुछ रीजन्स तो ऐसे हैं जहाँ पे मेल इनफर्टिलिटी हमको लगता है कि ज़्यादा है, फीमेल से भी ज़्यादा। IVF एक तरह का इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट इज़ अ मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन आपकी बॉडी के अंदर नहीं हो पा रही है, दैट प्रोसेस वी आर बाईपासिंग योर नेचुरल प्रोसेस एंड हम उस चीज़ को बाहर कर रहे हैं, एक लैब में कर रहे हैं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज़ IVF। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हेल्थ टॉक शो और मैं हूं आपके साथ तान्या पाठक। एक ऐसा शो जहां हेल्थ से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट हम आप तक लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिमरन IVF सेंटर के फाउंडर और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर गुरसिमरन तालीवाल। नमस्कार डॉक्टर सिमरन, कैसी हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। डॉक्टर सिमरन, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि आजकल जो रिपोर्ट्स नॉर्मल भी आती हैं और कई लड़कियों के पीरियड्स जो हैं वो शादी से पहले रेगुलर रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको शादी के बाद इनफर्टिलिटी या वो बेबी नहीं कंसीव कर पाते, ये क्यों होती है ये चीज़ें? सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम ये कोई अगर पीरियड्स रेगुलर नॉर्मल नहीं आ रहे तो कुछ ना कुछ तो हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे में हो रहा है। एंड वो हार्मोनल इम्बैलेंस किस वजह से हो रहा है? अगर आप कह रहे हो कि पीरियड्स मैरिज के बाद इरेगुलर हो रहे हैं, सो क्या हमने अपने कोई लाइफस्टाइल चेंज किया है या हमने कोई अपना डाइटरी में कुछ चेंज किया है कि वाई देयर इज़ सडन चेंज इन आवर हार्मोनल बैलेंस, कि ये सारी चीज़ें हमको फेस करनी पड़ रही हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस से ही मोस्ट लाइकली ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपके साइकिल्स इरेगुलर हो रहे हैं। एंड अगर एक बहुत ही इनिशियल फेज़ है तो मोस्टली आपके रिपोर्ट्स जो हैं वो पहले शुरू में नॉर्मल ही आएंगे, अगर इतना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बट पीरियड्स इरेगुलर होना जो पहले रेगुलर थे, इट इज़ एन इंडिकेशन कि आपके कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हुए हैं। सो यू नीड टू चेक वेयर व्हाट हैव यू चेंज्ड इन योर डेली लाइफस्टाइल, योर डाइटरी थिंग, और कुछ स्ट्रेस ऐड हुआ है या व्हाट चेंजेस यू हैव बॉट इन योर डेली लाइफ। और मैम आजकल ये भी देखा जाता है कि लड़कियों में पीसीओडी, पीसीओएस ये चीज़ें पहले कभी सुनाई भी नहीं देती थी कि क्या चीज़ें हैं। इसको आप कैसे बताना चाहेंगे? क्योंकि कई लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होती, उनको लगता है कि हाँ एक बार मिस हुआ तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ऊपर से एक थायराइड भी प्लस पॉइंट आ जाता है उसमें। उसको आप अगर इलेबोरेट करके बताना चाहें। थायराइड एबनॉर्मेलिटी और साथ में PCOD या PCOS अभी हम उसको बोलते हैं, ये सारी लाइफस्टाइल की ही मैनिफेस्टेशंस हैं। हमारी जो चेंज ऑफ लाइफस्टाइल है, जो हमारे डाइटरी हैबिट्स हैं मोस्टली, तो ये वेस्ट में पहले हम PCOD PCOS बहुत ज़्यादा था। अभी इंडियन पॉपुलेशन में, साउथ एशिया में ये इतना ज़्यादा इट हैज़ कम अप नाउ एंड ऑलमोस्ट अगर हम 10 गर्ल्स को देख रहे हैं तो उसमें से 5-6 मतलब 40 to 50% गर्ल्स आर कमिंग विद दिस प्रॉब्लम, वो आर एक्चुअली फेसिंग दिस इशू। अगर हम उनको इरेगुलर साइकिल्स हो रहे हैं, फेशियल हेयर हो रहे हैं, वेट गेन हो रहा है, और इसको हम इवेल्युएट करें तो दे आर गोइंग इनटू दिस कैटेगरी ऑफ PCOD और PCOS। मैम ये जो बीमारी है पीसीओडी और पीसीओएस ये आगे चल के कितनी ज़्यादा और सवेयर हो सकती है? इसका क्या ये इम्पैक्ट एक पड़ हमारी सकता की बॉडी की इंडिकेशन है हमें कि विद टाइम वी आर प्री डिस्पोज टू मेनी अदर प्रॉब्लम्स जो हमें फ्यूचर में फेस करनी पड़ सकती हैं। उसकी सिवेरिटी के अकॉर्डिंगली है। अगर तो माइल्ड PCOD है, आपने इनिशियली कंट्रोल कर लिया उसको एंड यू आर अ कंट्रोल्ड PCOS, तो ऑब्वियसली आपको लेटर लाइफ में ऐसे कोई इशू नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि जिसको PCOD हो गया तो उसको प्रॉब्लम आनी है। बट अगर वो सिवेरिटी उसकी बढ़ती जा रही है एंड वी आर नॉट वर्किंग ऑन इट, तो नंबर 1 सबसे पहले तो ये है कि इट विल डिस्टर्ब योर मैरिड लाइफ, इनफर्टिलिटी,
फर्टिलिटी इश्यूज आपको आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बेसिकली आपकी जो ओवरीज हैं वो रेजिस्टेंट होती जा रही हैं, उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से वो अपने एक नेचुरल साइकिल जो हर लेडी में होता है, हर गर्ल में होता है कि हर साइकिल में उनको एक ओवुलेशन होना है, ओवुलेट होना है एग ने, फिर उनका पीरियड साइकिल वैसे रेगुलेट होना है। सो पीसीओडी पीसीओएस इज़ एन एनओवुलेटरी डिजीज़, कि आपकी ओवरीज एक नेचुरल साइकिल में चल नहीं रही हैं, दे आर गोइंग अब नॉर्मल, देयर फंक्शन इज डिस्टर्ब्ड, ओवुलेशन ही नहीं हो रही है। सो ओवुलेशन नहीं होएगी तो आपको पीरियड्स टाइम पे नहीं आएंगे, ओवुलेशन नहीं होएगी तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होएगी, एंड इफ़ यू आर इन दैट साइकिल तो वेट गेन, एंड लेटर लाइफ में आपको these girls are more predisposed to diabetes, insulin resistance हो रही है. So all these things they start up as you progress in your life. अगर मैम 3 आपको ऐसे स्टेप्स बताने हो कि हम इस चीज़ को कंट्रोल कर ले पहले ही, अगर मान लीजिए कुछ इरेगुलेशंस आ रही हैं पीरियड्स में, तो कुछ ऐसे 3 लाइफस्टाइल एटिकेट्स अगर हम इस चीज़ को बोले कि कोई पॉइंटर्स कि हम ये चीज़ें कर ले तो हमें ये चीज़ नहीं हो सकती आगे। देखो सबसे पहले तो है कि आप अपना देखो कि आप व्हाट आर यू ईटिंग। सो आप अपना डाइट का ज़रूर देखो, आर यू ईटिंग प्रॉपर डाइट, और अगर से ऊपर से आप जंक ले रहे हो या कुछ आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव होम कुक्ड फूड, तो अपना वाटर इंटेक ज़्यादा रखो, लिक्विड इंटेक ज़्यादा रखो। सो बिकॉज वट एवर टॉक्सिन्स यू आर टेकिंग फ्रॉम वट एवर जंक फूड यू आर हैविंग, तो उसको कोई एक्सक्रीशन का रास्ता तो मिले। सेकेंडली लाइफस्टाइल में अपने कोई एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए, कोई अपना कोई बॉडी को डी स्ट्रेस करने का कोई आपके पास कुछ आउटलेट होना चाहिए, कोई मोड होना चाहिए विच यू आर फॉलोइंग, so that you're not in that, and that helps you both physically also and mentally also. You are trying to de-stress your mind. Mind de-stress होता है तो आपकी बॉडी उसको बहुत पॉजिटिवली एक आपके बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आता है। मैम अगर अभी हम डाइट की भी बात कर रहे थे, डाइट में ऐसा होता है आजकल लोग कॉन्शियस भी हैं काफ़ी, ऐसा फिटनेस को लेके फिटनेस फ्रीक हैं, जिम भी जाते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ मेल में भी आती है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर बेबी नहीं हो रहा, मेल भी इक्वली ही उसमें पार्टिसिपेट करता है इस चीज़ में, कई बार उनकी भी प्रॉब्लम रहती है। सी मेल इनफर्टिलिटी इज ऑन ऑलमोस्ट, पहले तो हम बोलते थे कि इट इज़ ऑन अ राइज, बट नाउ आई वुड से इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू फीमेल इनफर्टिलिटी। अगर हम इनफर्टिलिटी के रीजंस पे जाएं, कॉजेज़ पे जाएं और उनका इंसिडेंस पे जाएं, तो मेल इज़ ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू फीमेल इनफर्टिलिटी। और कुछ रीजन्स तो ऐसे हैं जहाँ पे मेल इनफर्टिलिटी हमको लगता है कि ज़्यादा है फीमेल से भी ज़्यादा। एंड मेल में मेन रीजंस जो ज़्यादा मेन रीजंस तो है कि सबसे पहले आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, कितना स्ट्रेस आपकी लाइफ में है ना, एंड अदर थिंग्स आर कोई आपका एडिक्शंस बहुत ज़्यादा जो एडिक्शंस, हाँ, ऑल दोज थिंग्स दे इम्पैक्ट मेल फर्टिलिटी। एक और क्वेश्चन है, जैसे जिम में जो लोग जाते हैं वो प्रोटीन इनटेक इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, क्या ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली फर्टिलिटी पर असर डालती हैं? जिम अगर आप कर रहे हो तो एक प्रॉपर गुड प्रोटीन यू शुड बी टेकिंग, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इफ़ यू आर डूइंग दैट काइंड ऑफ जिमिंग तो आपको प्रोटीन चाहिए फॉर योर मसल एंड फॉर योर, पर अगर उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसमें बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं, उसमें स्टीरॉयड्स ले रहे हो, तो स्टीरॉयड क्या करता है, स्टीरॉयड हैज़ अ स्ट्रेट अवे नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर फर्टिलिटी हार्मोन्स, दे सप्रेस योर फर्टिलिटी हार्मोन्स, एंड अगर आपके फर्टिलिटी हार्मोन्स सप्रेस हो रहे हैं तो आपकी स्पर्म प्रोडक्शन गोज़ ड्रास्टिकली डाउन। सो अगर स्पेसिफिकली जब हम किसी पेशेंट की रिपोर्ट देखते हैं स्पर्म एनालिसिस में, और पहले रिपोर्ट अच्छी थी एंड रिसेंटली इट्स एन एक्यूट एपिसोड, हम देख रहे हैं कि एकदम से अभी स्पर्म इतना डाउन कैसे हो गया, तो हिस्ट्री में बहुत स्पेसिफिकली हमें ये समझ में आता है कि द पर्सन was taking such supplements which has affected the fertility potential. मैम आईवीएफ में एक टर्म बायोलॉजिकल क्लॉक का बहुत इस्तेमाल होता है, उसको आप कैसे समझाएंगे, मेल की भी और फीमेल की भी? ये नेचर का एक सिस्टम है जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, कि जो लेडी है, अ गर्ल इज़ बोर्न विद हर एग्स, सो जितने सपोजरली 300 to 400 एग्स के साथ अगर लेडी हमारी बॉर्न हो रही है, तो वो सारा एक उसका all her reproductive life, these eggs are going to manifest in her every cycle, and by the time she
अटेन्स मीनोपॉज, यही एग्स का जो साइकिल है उसके सारे टाइम पे दिस इज़ गोइंग टू फंक्शन. सो जितनी एज कम है उतने आपकी फर्टिलिटी बेटर है. जैसे जैसे आपकी एज आगे जा रही है वैसे वैसे योर फर्टिलिटी पोटेंशियल गोज़ डाउन. सो आप अर्ली 20s में यू आर एट योर पीक ऑफ फर्टिलिटी. अर्ली 30s में you are at the average peak of fertility, and after 35 your fertility potential is going down after 40 drastically because you are heading towards a menopause. ये एक बॉडी का नेचुरल सिस्टम है जो नेचर ने बनाया है. सो दिस इज़ द बायोलॉजिकल क्लॉक इन अ फीमेल. नाउ मेल में क्या है कि मेल में मोस्टली स्पर्म काउंट जो है वो नहीं अफेक्ट होता है विद एज, बट द स्पर्म मोफोलॉजी, स्पर्म का फंक्शन, वो सारी चीज़ें एक बायोलॉजिकल क्लॉक में ज़रूर आती हैं. हमें लगता है कि मेल इज़ ऑलवेज यंग, बट नो, आफ्टर 50-55 हम देखते हैं कि मेल की जो स्पर्म में क्वालिटी है दैट इज़ नॉट देयर. So they are also bounded by a biological clock, more so with their quality of sperm, not with the number of sperm. और मैम आजकल जैसा लाइफस्टाइल है, हम करियर सेंट्रिक ज़्यादा हो चुके हैं, जल्दी शादी को लेकर लड़कियां भी आजकल 30 के बाद ही वो प्रेफर करती हैं, तो उसका कोई सल्यूशन के बाद में उनको इनफर्टिलिटी जैसे भी कोई ना चीज़ हो तो उसका कोई सल्यूशन? इसका सोल्यूशन एक अवेयरनेस हमको होनी चाहिए कि अगर तो एक प्लान्ड प्रेगनेंसी आप सोच रहे हो कि पहले तो मैरिज ही लेट हुई है, या आप प्लान कर रहे हो कि मैंने इससे पहले तो आई कांट गेट मैरिड, या आई कांट प्लान अ प्रेगनेंसी. सो इफ़ यू आर लेस देन 35 एंड आपका प्लानिंग उससे भी लेट करने का है, तो जितना अर्ली यू कैन गो फॉर योर फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन. फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन इज़ के हमें पता है, स्पेसिफिकली पता है कि हम इससे पहले तो वी आर नॉट गोइंग टू प्लान आवर प्रेगनेंसी. तो उसमें दे आर मेथड्स वे यू कैन फ्रीज योर एग्स, यू कैन फ्रीज योर स्पर्म्स. मोर सो इट गोज़ फॉर द फीमेल कि अपनी एग फ्रीजिंग आप करा के रख सकते हो, और जितनी अर्ली आप अपनी एग फ्रीजिंग करा के रख सकते हो इन योर 20s और अर्ली 30s, दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन if you want to plan your fertility in your later years. अभी ये जो fertility preservation है, it has a role where you've said, आप कह रहे हो कि जो pregnancy ही late plan करेंगे या marriage ही late plan हो रही है, या पता है कि हमारा planning ऐसे है, लेकिन ये पहले से science चल रही है, बहुत पहले से patients जिनका छोटी एज में उनको कोई ओवेरियन ट्यूमर्स हुए हैं, कोई malignancy है, उनको कीमो प्लान करनी है, ऑल दोज पेशेंट्स ऑल्सो, उसमें भी जब हम उनको कोई भी रेडिकल malignancy या कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू होना है, उनसे पहले भी हम उनका एग प्रेजर्वेशन एंड स्पर्म प्रेजर्वेशन हम करके रखते हैं. बट नाउ इट हैज़ शिफ्टेड टू रूटीन ऑल्सो, routinely also you can go. एंड कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनमें सपोजिडली PCOS है एंड बहुत सीवियर PCOD है, और हमको ये लग रहा है कि मे बी इनका बहुत जल्दी एग रिजर्व जो है, जो गुड रिजर्व है, दैट इज़ फॉलिंग वेरी ड्रास्टिकली इवन दो शी इज़ वेरी यंग. उन पेशेंट्स में भी ये इंडिकेटेड है कि आप अपने एग्स अच्छे टाइम पे यंग एज में अच्छी क्वालिटी में फ्रीज करा के रखो. और एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो नेक्स्ट है दैट इज़ एंडोमेट्रियोसिस, बहुत कॉमन हो रही है आजकल. ये कौन सी प्रॉब्लम है? एंडोमेट्रियोसिस इज वेयर योर यूट्रस की जो लाइनिंग है दैट इज abnormally प्रेजेंट आउटसाइड योर यूट्रस. सो एंडोमेट्रियोटिक में आपकी ब्लड की सिस्ट हैं, जो ओवरी में सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं. सो दैट इम्पैक्ट्स योर फर्टिलिटी एट अ वेरी अर्ली एज ऑल्सो. सो उन पेशेंट्स में भी ये इंडिकेटेड है कि यू कैन गो फॉर एग फ्रीजिंग. एक मैम जो IVF प्रोसेस है, अभी भी इस चीज़ को लेकर जो हमारे इंडियंस हैं वो अवेयर नहीं है, कुछ ना कुछ उनके मन में डर है, या कुछ ऐसा है कि कुछ गलत ना हो जाए, तो उस चीज़ को आप कैसे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इस पूरे प्रोसेस को, कि जो मिथ हैं इससे जुड़े वो सब बस्ट हो? सबसे पहले तो समझने वाली बात ये है कि IVF क्या है. IVF एक तरह का, इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट इज़ अ मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन. जो फर्टिलाइजेशन आपकी बॉडी के अंदर नहीं हो पा रही है, दैट प्रोसेस वी आर बाईपासिंग योर नेचुरल प्रोसेस, एंड हम उस चीज़ को बाहर कर रहे हैं, एक लैब में कर रहे हैं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में कर रहे हैं. दैट प्रोसेस इज़ IVF.
हम वी आर जस्ट यूजिंग योर ओन रिजर्व, हम आपका एग यूज़ कर रहे हैं, हम आपका स्पर्म यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रोसेस आपकी बॉडी में नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम रीजंस, नेचुरली वो नहीं हो पा रहा है, सो हम उसको एक आर्टिफिशियली बाहर कर रहे हैं। सो इसमें कुछ ऐसा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स उस तरीके के नहीं है, या हम सोचें कि इसमें पता नहीं क्या हो जाना है, ये पता नहीं कैसा ट्रीटमेंट है। सो सेकेंडली मिथ्स हैं कि मोस्टली पेशेंट सोचता है कि अगर हमने आईवीएफ करा लिया तो मे बी हमारा बेबी शायद से नॉर्मल ही नहीं होएगा, वो ये सबसे आर्टिफिशियली बड़ा है वो। हाँ। सो वो उसका मेन आंसर तो यही है कि अब नॉर्मल बच्चा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने एग और स्पर्म आपके हेल्दी यूज़ किए हैं, हमने सिर्फ उसको एक प्रोसेस दिया है बाहर एम्ब्रियो बनने का, हमने उसमें और कोई जेनेटिक्स नहीं चेंज की उसकी, हमने कुछ भी नहीं किया। सो बेबीज़ फ्रॉम आईवीएफ कंसेप्शंस दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, जैसे कि नॉर्मल नेचुरल प्रेगनेंसी में होते हैं। वर्किंग लेडीज़ कराती हैं, उनके मन में होता है कि पता नहीं हमें रेस्ट करनी पड़ेगी, 9 मंथ्स बेड पे रहना पड़ेगा, दैट विल इम्पैक्ट आवर जॉब एंड एवरीथिंग, विच इज़ टोटली अ मिसनॉमर, इट्स अ मिथ। आपको कुछ भी 9 मंथ्स की बेड रेस्ट नहीं है, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल ट्रीटमेंट। इंजेक्शंस पेनफुल हैं, हमारी बॉडी पे बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। द न्यूएस्ट थिंग इज़, जो इंडिया में भी अभी आ गया है, कि वी हैव नीडल फ्री आईवीएफ। नीडल फ्री आईवीएफ इज़ के विदाउट इंजेक्शंस we can directly implant the drug into your skin. So that is also coming, which is totally pain free, needle free treatments. So all these things are there which are coming up. So it is a very scientific treatment जो बहुत सालों से चल रहा है, and it has a very good success and results. और अगर मैम इसका सक्सेस रेट पूछा जाए आपसे कि आपको क्या लगता है कि कितने परसेंट जनरली के आईवीएफ सक्सेसफुल रहते हैं हमारे इंडिया में स्पेशली? सी आईवीएफ का जो सक्सेस रेट होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक होता है कि आप लैब कौन सी चूज़ कर रहे हो, उस लैब का सक्सेस रेट जनरली क्या है, व्हाट प्रोटोकॉल्स आर दे यूजिंग, वो हाउ आर दे डूइंग द कंप्लीट प्रोसेस। दूसरा, क्या वो एक्रेडिटेड लैब है, आर दे फॉलोइंग all the accreditations and all the recommendations जो उनको फॉलो करनी चाहिए फॉर गुड रिजल्ट्स। सेकेंड इम्पैक्ट आता है कि आपका खुद का प्रोफाइल कैसा है, कि आपके खुद की क्या प्रॉब्लम है, कि जिस वजह से आप आईवीएफ करा रहे हो। सो कुछ तो ऐसी इंडिकेशंस होती हैं जिसमें आईवीएफ के रिजल्ट्स रेट्स, आई वुड से साइंटिफिकली तो हम नहीं कह सकते 100%, जैसे ट्यूबल ब्लॉक है, उसमें तो वी आर जस्ट बाईपासिंग दैट ट्यूब्स को वी आर जस्ट बाईपासिंग थ्रू आईवीएफ, एंड उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सो कुछ में अगर हमारा यूट्रस का कोई ऐसा इशू है, फाइब्रॉइड्स हैं, या हमारी लाइनिंग ऐसे इम्पैक्टेड है कि आईवीएफ में भी उसका किसी लेवल तक ही हम उसको बेटर कर सकते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली आपका सक्सेस रेट फॉल करेगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी खुद की क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप आईवीएफ करा रहे हो, एंड वो आईवीएफ आपका किस लेवल तक उसको कवर कर पा रहा है, आपके फैक्टर को। सो दैट इज़ हाउ द सक्सेस रेट इज़ डिफाइंड। और मैम एज कैसे इस प्रोसीजर को डिफाइन करेगी, मतलब कितनी एज तक की जो लेडीज़ हैं वो आईवीएफ करवा सकते हैं, मतलब कपल, अब कपल की बात सी करें तो? इसकी पहले तो कोई इंडिया में एज नहीं थी, बट रिसेंटली इन 2022 इंडिया ने एक एआरटी एक्ट आ गया, अकॉर्डिंग टू विच you are bound by your age. For female में the age is, the maximum limit is 50 years, and male में it is 55. सो इससे ऊपर आप इंडिया में अभी अलाउड नहीं हो टू गेट एन आईवीएफ ट्रीटमेंट। एंड एज की जो बाउंडेशन है, एज में ये है कि अगर तो आपका ऐसा कोई फैक्टर है जो हमें पता है कि आज भी आईवीएफ होना है और 10 साल के बाद भी आईवीएफ होना है, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो फॉर द ट्रीटमेंट एज अर्ली एंड एज यंग यू आर, फॉर टू गेट द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स। कुछ होते हैं कि वो विद टाइम, पहले प्रेगनेंसी हुई है, नॉर्मल हुआ है, अभी नहीं हो रहा है, तो उनका तो ऑब्वियसली दे विल प्लान इन देयर लेटर एज ओनली the treatment. So the best situation is आप अपने आप को एक प्रॉपर evaluation करा के, if you feel कि आपको एक इंडिकेशन प्रॉपर है कि आपको ये कराना चाहिए, तो the earlier it is done, the best results and success it can offer. मैम मैंने ये देखा है कि जो कपल आईवीएफ से गुजर रहा होता है प्रोसीजर से पूरा, वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है इन चीज़ों से। सिमरन आईवीएफ उसको कैसे कॉप अप करता है उन सारी चीज़ों को, कि मेंटली भी और फिजिकली तो चलो वर्क कर ही रहे होते हो आप उस पर? सी कोई भी सेंटर, सपोजली आपने सिमरन आईवीएफ की बात की, बहुत इंडिविजुअलाइज हमको ये ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं। एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट,
एवरी पेशेंट्स प्रोफाइल इज़ डिफरेंट। कितना हम उसको इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं, कितना हम पेशेंट को उसकी काउंसलिंग और जितना पेशेंट प्रॉपरली काउंसल होगा उतना वो कंफर्टेबल फील करेगा कि उसको, और जितनी उसको अपनी प्रॉब्लम की समझ होगी और कितना उसको अपने ट्रीटमेंट का अंडरस्टैंडिंग होगा कि व्हाट ट्रीटमेंट दैट पेशेंट इज़ गोइंग टू गो थ्रू। सो आई थिंक दिस थिंग वी आर ऑफरिंग इट अ वेरी गुड वे कि पेशेंट को एक कंफर्ट लेवल और एक इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट हम हर पेशेंट को ऑफर कर सकें, तो दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच। एक मैम, आईवीएफ को ना सैरोगेसी से बहुत जोड़ा जाता है, जो हमारे कई रीजन्स हैं वहाँ पंजाब के ही, तो वहाँ पे उनको लगता है कि आईवीएफ मतलब थोड़ा थोड़ा सैरोगेसी टाइप के वैसा, तो उसमें वो डर भी बहुत दिखता है। आप इन चीज़ों को कैसे अलग करेंगे? सी सरोगेसी एक तरह का ट्रीटमेंट है जो एक एडवांस्ड आईवीएफ में आता है। सो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको पहले उन्होंने बहुत सारे आईवीएफ करा लिए, फेलियर हो गया, एंड ट्रीटमेंट्स कराए हैं, मतलब मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स भी हो गए एंड स्टिल वो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। या कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जिनका यंग एज में किसी रीजंस की वजह से यूट्रस रिमूव करना पड़ा एंड नाउ बट स्टिल दे आर प्लानिंग प्रेगनेंसीज। सो ऐसे पेशेंट्स में सरोगेसी हैज़ अ वेरी वेरी बिग एंड अ वेरी पॉजिटिव रोल। So surrogacy is not different from IVF, it is a part of IVF। कि वो पेशेंट्स जिनमें अभी IVF से आगे एक लेडी जो है जिसमें IVF का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, सो उनमें हम सरोगेट मदर लेते हैं। सरोगेट मदर इज़ कि वो जो लेडी है सरोगेट, वो आपके बच्चे के साथ कोई जेनेटिक उसका कोई एसोसिएशन नहीं है, यू आर द पेरेंट, सिर्फ वो एक सरोगेट है, मतलब वो एक कैरियर है फॉर द बेबी फॉर 9 months। सो हम सिर्फ उसका यूट्रस यूज़ कर रहे हैं फॉर दोज 9 months। उसके बाद में उसका ना तो बच्चे के साथ कोई जेनेटिक रिलेशन है, ना ही अदरवाइज कोई रिलेशन है। सो जिस लेडी में यूट्रस इतना हेल्दी नहीं है, यूट्रस में इतनी वो रिसेप्टिविटी नहीं है कि वो एम्ब्रियोस को उसमें पॉजिटिव प्रेगनेंसी हो और वो 9 month तक उसको कंटिन्यू कर पाए, उन पेशेंट्स में सरोगेसी एडवाइज्ड होती है। मैम, जैसा फ़ॉरेन हमारे व्यूअर्स भी हैं, वो जब आते हैं इंडिया, क्योंकि जो कनाडा यूएस में बैठे हैं वहाँ बहुत ये चीज़ें प्रोसीजर ये बहुत महंगा है, तो अगर उन्होंने इंडिया आना हो तो इस पूरे टाइम प्रोसीजर में उनको कितना टाइम लगेगा और आप उनसे कैसे डील करते हैं? बहुत सारे पेशेंट्स हमारे बाहर से आते हैं एंड जैसे आपने बोला द कंसर्न ऑलवेज इज़ टाइम पीरियड, कि हमको कितनी देर के लिए वी हैव टू प्लान आवर इंडिया विजिट। सो बेस्ट वे इज़ कि आप हमारे से बाहर से कनेक्ट करो, वी विल लिसन टू योर हिस्ट्री, वी विल ट्राई टू इंडिविजुअलाइज योर साइकिल, कि हम आपको उसी टाइम पे बोलें कि इस टाइम पे प्लान करो आपके पीरियड के साइकिल के अकॉर्डिंगली, सो दैट जब भी आप आओ तो आपका यहाँ पे कोई टाइम वेस्ट नहीं हो। इमीडिएटली व्हेन यू कम वी आर एबल टू स्टार्ट योर साइकिल। एक कंफर्टेबल टाइम जो है 2 स्लॉट्स में आता है, इधर अगर तो आपका उस तरह से हमारे साथ प्लान हो गया एंड यू आर एबल टू कोऑर्डिनेट विद अस इन अ प्रॉपर वे, सो 2 weeks इज़ द मिनिमम टाइम, आई वुड से 2 weeks में आपका ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए, एंड मैक्सिमम आई वुड से अगर आप इतना टाइम लेके आ सकते हो तो 6 weeks। सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम वे यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। और मैम, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको आप तक पहुंचना हो तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको? कॉन्टैक्ट बहुत सारी हमारे को ऑनलाइन क्वेरीज आती हैं, सो वी हैव अ स्पेसिफिक पर्सन हु इज़ डेडिकेटेड फॉर दिस ऑनलाइन क्वेरीज। सो उसके साथ डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन, ऑनलाइन कंसल्टेशन आप पहले बुक करो, सो दैट आपको भी डॉक्टर का प्रोफाइल मालूम चले और डॉक्टर को भी आपकी एक प्रॉपर हिस्ट्री पता लगे, उसके बाद में यू कैन स्टार्ट प्लानिंग हाउ यू वांट टू कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सिमरन मैम, हम इतने यूज़फुल इंसाइट हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। तो मुझे पूरी आशा है कि आपके जो भी डाउट्स होंगे आईवीएफ को लेकर वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। देखते रहिए द हेल्थ टॉक शो।